हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रीकांत पारासर आप सभी का स्वागत करता हूं रोहित क्लासेस चैनल पर। पिछली क्लासेस में अपन ने नॉन मेटल्स के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। बहुत कुछ नॉन मेटल्स के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, आज के लेक्चर में फास्फोरस के बारे में डिस्कस करेंगे और सिलिकॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फास्फोरस के बारे में। आज डिस्कस करने वाले हैं फास्फोरस के बारे में। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? पी से। इतना क्लियर हुआ। इनके क्या है कि सिंबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं सभी मेटल्स या नॉन मेटल्स के, क्योंकि पेपर्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। पूछता है कि पोटेशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो के से रिप्रेजेंट करते हैं। फास्फोरस का को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जितने भी मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ाए जा रहे हैं उनके सिंबल मैं सभी बताते चल रहा हूं, वो बिल्कुल याद होने ही चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आज बात किसके बारे में करने वाले हैं? फास्फोरस के बारे में बात करने वाले हैं। तो फास्फोरस क्या है? यह सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है। फास्फोरस के बारे में बात करें तो यह क्या है? यह एक क्रियाशील धातु है। क्रियाशील धातु के मतलब क्या होता है कि अगर इसको अपन क्या करें, बाहर खुला रख दें, तो यह क्या करेगा, या तो अपना कलर चेंज कर लेगा या फिर उससे किसी से ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद बर्न जल जाएगा। इतना क्लियर हुआ। जिस तरह से सोडियम होता है उसी तरह यह क्या है? क्रियाशील धातु है। इसी तरह क्या है? यह क्रियाशील धातु है। इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं प्रकृति में। अगर नेचर की बात करें तो नेचर में किस फॉर्म में अवेलेबल रहता है? फॉस्फेट के रूप में। क्लियर? स्थायी फॉस्फेट के रूप में। अगर प्रकृति की बात करते हैं तो नेचर में किस फॉर्म में पाया जाएगा? फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। क्या? फास्फोरस। इतना क्लियर हुआ। अब इसके आगे चलते हैं तो प्राणियों में और पादप पदार्थों में यह क्या है? आवश्यक रूप से पाया जाता है। जो भी प्राणी हैं या जो पादप हैं, पदार्थ हैं, ठीक है, दोनों में क्या पाया जाएगा? फास्फोरस मिलेगा ही। इंपॉर्टेंट आवश्यक अवयव है उनका। ठीक है, किसमें? प्राणियों में और पादपों में। प्राणियों एवं पादपों में आवश्यक रूप से पाया जाता है या मुख्य अवयव है। इतना क्लियर हुआ। अब अपने शरीर में जो अस्थियां रहती हैं, ठीक है, बोन्स रहती है, उसमें कैल्शियम भी पाया जाता है और फास्फोरस भी पाया जाता है। तो अगर अस्थियों की बात करी जाए तो उसमें कितने परसेंट ये पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट में तो ये पाया जाता है 58%। अस्थियों में अपने शरीर की जो बोन्स रहती हैं, अस्थियों में कितना पाया जाता है? 58% पाया जाता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। मतलब कैल्शियम भी रहेगा और फिर फॉस्फोरस भी रहेगा। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अभी अपन ने क्या क्या पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं फॉस्फोरस के बारे में। एक क्रियाशील धातु है, पादपों में भी यह मुख्य अवयव रहता है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद देखते हैं अस्थियों में या बोन्स जो रहती है उसमें कितने परसेंट पाया जाता है? 58। इतने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए अपन ने। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं किसके बारे में? फास्फोरस के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो जो अपना शरीर है या प्राणियों के मूत्र में भी अल्प मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। कहां पर? प्राणियों के मूत्र में और रक्त में, ब्लड में, दोनों में क्या पाया जाता है? अल्प मात्रा में क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। प्राणियों के मूत्र व रक्त में, लेकिन ज्यादा नहीं पाया जाता, सिर्फ अल्प मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, कितना? अल्प मात्रा में। इतना क्लियर हुआ। ये सभी पॉइंट किसके बारे में है? फास्फोरस के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं जो एक वयस्क मनुष्य है। क्लियर? अगर वयस्क मनुष्य की बात करी जाए तो उसमें औसत या एवरेज कितना फास्फोरस उसके शरीर में पाया जाएगा? तो कितना पाया जाएगा? 0.7 kg। 0.7 kg कितना पाया जाएगा? 0.7 kg पाया जाएगा, वो भी औसत एक वयस्क मनुष्य में इतना फास्फोरस पाया जाता है। तो ये सभी चीजें अपन ने किसके बारे में डिस्कस करी हैं? फास्फोरस के बारे में। इतना क्लियर हुआ। एक और इम्पोर्टेंट, जो फास्फोरस रहता है वो क्या बनाता है? सबसे पहले दूध और अंडों में भी क्या होती है? उपस्थिति होती है किसकी? फास्फोरस की। एक और पॉइंट ऐड कर लेना इसमें, दूध व अंडे
दोनों में भी क्या फॉस्फोरस पाया जाता है, लेकिन किस फॉर्म में पाया जाता है, फॉस्फोप्रोटीन्स के बारे में, फॉस्फोप्रोटीन्स इस फॉर्म में पाया जाता है। दूध और अंडे में भी फास्फोरस पाया जाता है, लेकिन किस फॉर्म में पाया जाता है, फॉस्फोप्रोटीन्स के फॉर्म में पाया जाता है। इतना क्लियर हुआ। ये सभी चीजें, ठीक है, ये सभी पॉइंट्स किसके बारे में, फॉस्फोरस के बारे में। यहां तक क्लियर हो गई। अब अपन उपयोग पढ़ते हैं किसके, फॉस्फोरस के, कहां पे उपयोग किया जाता है। क्लियर, मैं बताते चलता हूं, आप लोग प्रॉपर उसको नोट्स करते चलिए। सबसे पहला उपयोग फॉस्फोरस का, सबसे पहला उपयोग क्या है, जो अपना डीएनए है और आरएनए है, ठीक है, इन दोनों के संश्लेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो पहला उपयोग क्या है, डीएनए और आरएनए दोनों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या, फॉस्फोरस। क्लियर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है इसको। क्लियर। अब इसके सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो फॉस्फोरस ब्रोंज, किसकी बात करें, फॉस्फोरस ब्रोंज। फॉस्फोरस ब्रोंज जो है, फॉस्फोरस ब्रोंज एक मिश्र धातु। क्लियर। सबसे पहले फॉस्फोरस ब्रोंज क्या है, एक मिश्र धातु है। क्लियर हुआ। और जो विशिष्ट प्रकार के कंटेनर बनाए जाते हैं उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, फॉस्फोरस का। क्लियर हुआ। सबसे पहले फॉस्फोरस से मिलकर एक फॉस्फोरस ब्रोंज मिश्र धातु बनाई गई और उसका उपयोग कहां पे करते हैं, बहुत सारे कंटेनर बनाए जाते हैं उसमें उसका प्रयोग करते हैं। तो कंटेनर बनाने में भी किसका प्रयोग हुआ, फॉस्फोरस का प्रयोग हुआ। यहां तक क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट लिखते हैं इसका। थर्ड पॉइंट में क्या है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तथा पत्तियों का जो रंग रहता है उसके लिए आवश्यक क्या है, फॉस्फोरस है। क्लियर। इसमें लिखना बहुत अच्छे से, क्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया व पत्तियों का रंग, इन दोनों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्या है, फॉस्फोरस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इतना क्लियर हुआ। क्योंकि अगर इसकी कमी हो जाएगी, अगर फॉस्फोरस की कमी हो जाएगी तो जो पत्तियां हैं या पौधे हैं, सबसे पहले पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे अच्छे से, और जो पत्तियां हैं वो अपना रंग खो देंगी। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। फॉस्फोरस के अपन उपयोग पढ़ रहे हैं, कहां पे इसके प्रयोग किए जाते हैं। जो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड रहता है, एक एल्यूमिनियम फॉस्फाइड रहता है, उसका उपयोग किसमें करते हैं, अनाज के, जो अनाज रहता है उसको संरक्षित करने में। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जो है वो एक तरह का कंपाउंड है। किसका कंपाउंड है, फॉस्फोरस का। और इसका प्रयोग किसमें करते हैं, जो अनाज रहता है उसका संरक्षण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ। अब बात करते हैं अपन कि जब युद्ध होता है, जब कभी भी युद्ध होता है या लड़ाई होती है दो देशों के बीच में, तो कभी देखा होगा कि एक धुआं जैसा हो जाता है, कुछ अपन फेंकते हैं फिर उसके बाद पूरा धुआं धुआं हो जाता है। उतने में जो भी अपोजिट वाली पार्टी वो उसका फायदा उठा सकती है, वहां से भाग जाए या फिर युद्ध करने लगे। इतना क्लियर हुआ। उस समय पे जो धुआं छोड़ा जाता है, उस समय पे जो धुआं छोड़ा जाता है वो क्या होता है, PH3। इसको मैं मिटा देता हूं। उस समय पे जो धुआं छोड़ा जाता है युद्ध में वो क्या होता है, PH3। एक कंपाउंड रहता है, किसका, फॉस्फोरस का कंपाउंड रहता है। इसके कारण क्या होता है, धुआं धुआं हो जाता है। इतना क्लियर हुआ। ये सभी अपन ने क्या देखे, फॉस्फोरस के उपयोग देखे। अब अपन पढ़ने वाले हैं फॉस्फोरस के अप्रूव। और अप्रूव के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। अप्रूव क्या होता है, जैसे कोई भी कंपाउंड है, जैसे फास्फोरस है, इसी के बहुत सारे जो रूप रहेंगे उसी को क्या बोलेंगे, अप्रूव बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट जो हेडिंग डालना, फॉस्फोरस के अप्रूव। तो सबसे पहला फॉस्फोरस क्या लिखेंगे, श्वेत या पीला फॉस्फोरस। अप्रूव की बात कर रहे हैं तो पहला क्या है, श्वेत या पीला फॉस्फोरस। अब श्वेत और पीला फॉस्फोरस ये दोनों कैसे हो सकते हैं, अभी अपन समझते हैं। सबसे पहले
श्वेत फास्फोरस में लिखेंगे अपन कि जो श्वेत फास्फोरस है वो बहुत अधिक क्रियाशील होता है। इसमें क्या लिखना है? बहुत अधिक क्रियाशील होता है। इतना क्लियर हुआ? बहुत ज्यादा अधिक ये क्या होता है? क्रियाशील होता है। कौन सा? श्वेत फास्फोरस। इतना क्लियर होगा। अब क्या बोलते हैं? अब ये बहुत अधिक क्रियाशील है तो अपना जो रूम टेम्परेचर है, ये नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर रहता है कितना मान के चलते हैं अपन? 30 डिग्री के आसपास। इतना क्लियर हुआ? वहां पे भी ये क्या होगा? इसमें आग लग जाएगी। नॉर्मली ये क्या होगा? जल जाएगा। इसीलिए इसको किस में रखा जाता है? जल में रखा जाता है, पानी में। इतना क्लियर हुआ? सोडियम को किस में रख रहे थे? केरोसिन के तेल में रख रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो श्वेत फास्फोरस है बहुत अधिक क्रियाशील है, रूम टेम्परेचर पे भी जल सकता है, इसीलिए इसको किस में रखा जाता है? जल में रखा जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसको अपन पीला फास्फोरस क्यों बोलते हैं, इसके बारे में भी अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले एक चीज और देखते हैं कि जो श्वेत फास्फोरस है वो कैसा होता है? विषैला और लहसुन की जैसी गंध आती है इसमें। कैसा? विषैला होता है। कौन सा? श्वेत फास्फोरस। और कैसी गंध आती है? लहसुन की तरह। इतना क्लियर हुआ? जो श्वेत फास्फोरस है वो क्या होता है? विषैला होता है। और इसमें कैसी गंध आती है? लहसुन की तरह गंध आती है। इतना क्लियर होगा? अब अपन बात कर रहे हैं किसकी? कि पीला फास्फोरस क्यों बोल रहे हैं। देखो, अगर इसको श्वेत फास्फोरस को अपन बाहर प्रकाश की ऊर्जा में बाहर रख दे, इतना क्लियर हुआ, तो ये क्या करेगा कि सूर्य की जो रोशनी है उससे क्रिया करने के बाद ये कैसा पड़ जाएगा? पीला कलर हो जाएगा इसका। श्वेत से कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में? सूरज या सनलाइट की प्रेजेंस में। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पीला फास्फोरस। तो नाम दोनों आते हैं, श्वेत और पीला फास्फोरस। इतना क्लियर हुआ? अब बात करते हैं आगे कि जो अपना श्वेत या पीला फास्फोरस है ये क्या करता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसके साथ? NaOH। अगर यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो फॉस्फीन गैस बनाता है। कौन सी गैस बनाएगा? फॉस्फीन। ठीक है, कौन सी गैस बनाएगा? फॉस्फीन गैस का निर्माण होगा अगर श्वेत या पीला फास्फोरस किसके साथ रिएक्शन कर ले? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ रिएक्शन कर ले तो क्या बनाएगा? फॉस्फीन गैस का निर्माण होगा। यहां तक क्लियर हुआ? ये सभी डिटेल किसके बारे में? श्वेत या पीला फास्फोरस के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अप्रूव क्या है? लाल फास्फोरस। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन लाल फास्फोरस। जो जितने भी फास्फोरस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर्स में पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है। अब बात कर रहे हैं अपन लाल फास्फोरस की। किसकी बात कर रहे हैं? लाल फास्फोरस की बात कर रहे हैं अपन। लाल फास्फोरस में क्या है? सबसे पहले तो ये कि उससे कम क्रियाशील है। किससे? श्वेत या पीला फास्फोरस से ये कम क्रियाशील है, इतना ज्यादा क्रियाशील नहीं है। क्लियर हुआ? इसमें लिखना ये कम क्रियाशील है। किसके कंपैरिजन में? श्वेत या पीले फास्फोरस के। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद यह गंधहीन होता है, इसमें कोई भी गंध नहीं आती। जबकि उसमें कैसी गंध आ रही थी? लहसुन की तरह गंध आ रही थी। इसमें गंध नहीं आती और यह प्रकृति में अविषैला भी है, मतलब कि यह विषैला नहीं है, अविषैला है। जबकि वो विषैला भी था और उसमें गंध भी आ रही थी। इतना क्लियर होगा? और इसका नॉर्मल ज्वलन ताप अगर अपन देखते हैं तो कितना है? 260 डिग्री सेल्सियस। इसका ज्वलन ताप कितना है? 260 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको जलाना है तो कितना टेम्परेचर होना ही चाहिए रिक्वायर्ड? 260 डिग्री सेल्सियस, 260 डिग्री सेल्सियस। यहां तक क्लियर हुआ? ये बर्निंग टेम्परेचर है। अब इसके उपयोग की अगर बात करें, लाल फास्फोरस की उपयोग सभी लोग करते हैं नॉर्मली घरों में। जो दिया सलाई रहती है या जो माचिस रहती है उसके साइड पे अगर देखा होगा जहां से अपन जो सीख रहती है इसको अपन रगड़ते हैं तो उसपे जो लगा रहता है ना रेड रेड, वही क्या कहलाता है? लाल फास्फोरस कहलाता है। इसलिए मतलब हानिकारक नहीं रहता है, सभी घरों में यूज किया जाता है। इतना क्लियर होगा? अब अगर बात करें इसके बारे में कि जो कांच रहता है, कांच का जो चूर्ण बनाया जाता है, ठीक है, उसका मिश्रण बनाने में भी इसका लाल फास्फोरस का
उपयोग किया जाता है। इतना क्लियर हुआ, इसके बारे में इतना ही इंपोर्टेंट था तो उतना अपन ने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट फास्फोरस। नेक्स्ट फास्फोरस कौन सा है? सिंदूरी फास्फोरस। सिंदूरी फास्फोरस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम ही इंपॉर्टेंट है। सिंदूरी फास्फोरस को कौन सा कलर बोलते हैं? इसको स्कारलेट, स्कारलेट बोला जाता है सिंदूरी को। इतना क्लियर हुआ, सिंदूरी फास्फोरस के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी भी क्रियाशीलता कैसी है? कम है। पहले सबसे ज्यादा किसकी थी? श्वेत और पीली की थी। उसके बाद किसकी हुई? नेक्स्ट रेड की थी। अब और कम किसकी होगी? सिंदूरी फास्फोरस की होगी। इतना क्लियर होगा। अब क्या है कि लाल क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका नाम तो क्या है? सिंदूरी फास्फोरस, लेकिन अगर इसकी कलर की बात करें तो लाल ठोस क्रिस्टलीय होता है। और यह क्या करता है? CH2 के साथ मिश्रण, CH2 किसके साथ मिश्रण बनाता है? CH2 के साथ मिश्रण बनाता है। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि कौन सा फास्फोरस है जो CH2 के साथ मिश्रण बनाता है, तो कौन सा है? सिंदूरी फास्फोरस। इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं चौथा फास्फोरस कौन सा है? बैंगनी फास्फोरस। किसकी बात हो रही है? बैंगनी फास्फोरस की। बैंगनी फास्फोरस की अपन बात करते हैं तो इसमें क्या है कि इसको बोला जाता है हेटोर्फ फास्फोरस। क्या बोलते हैं? हेटोर्फ, हेटोर्फ फास्फोरस बोला जाता है इसको। इतना क्लियर हुआ। सबसे पहले बैंगनी फास्फोरस, और इसको कौन सा फास्फोरस बोला जाता है? हेटोर्फ फास्फोरस बोला जाता है। क्लियर हुआ। अब इसको हेटोर्फ फास्फोरस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो खोज है वो किसने की है? हेटोर्फ ने की है। इतना क्लियर हुआ। बैंगनी फास्फोरस को हेटोर्फ फास्फोरस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो खोज है वो किसने की है? हेटोर्फ ने की है। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसका उपयोग, बैंगनी फास्फोरस का उपयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कैसा? कि जो अपना हाइपोफॉस्फाइड रहता है, हाइपोफॉस्फाइड, हाइपोफॉस्फाइड को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर अपन देखें कि तो जो बलवर्धक औषधियां रहती हैं, ठीक है, अगर अपन देखें तो बलवर्धक औषधि, क्लियर, ऐसी औषधियां जो अपन को ताकत, शरीर में ताकत प्रदान करें, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? बलवर्धक औषधियां बोला जाता है। क्लियर हुआ। और हाइपोफॉस्फाइड एक कंपाउंड है, इसको बनाने में और बलवर्धक औषधियां बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? बैंगनी फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। और इसका एक और नाम क्या है? हेटोर्फ फास्फोरस है। इतना क्लियर हुआ। क्योंकि इसकी खोज किसने की है? हेटोर्फ फास्फोरस ने की है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है? बलवर्धक औषधियां बनाने में किसका प्रयोग होता है? बैंगनी फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ। तो अभी अपन ने पूरा किसके बारे में डिस्कस करा? फास्फोरस के बारे में डिस्कस करा है। उसके उपयोग देखे और उसके अप्रूव के बारे में अपन ने डिस्कस किया है। इतना ही इंपॉर्टेंट है, अपन को इतना ही पढ़ना है। और ये सारी के सारे जितना भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है या नोट्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं, उन्हें आप पूरे के पूरे नोट डाउन करें और बार बार रिवीजन करें। आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो MPSI हो, कांस्टेबल हो, व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, रेलवेज हो। क्लियर हुआ। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट नॉन मेटल की, जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा? सिलिकॉन। अब बात करते हैं अपन सिलिकॉन की। सिलिकॉन की बात कर रहे हैं। सिंबल क्या है? SI। इतना क्लियर हुआ। जो नॉर्मली पूछा जाता है पेपर्स में, जो अपनी मेशदा, ठीक है, जो अपन उसमें सही जोड़ी बनाते हैं, क्लियर, वहां पे कई बार पूछा गया है, सिंबल दे देता है और आपको रीअरेंज करना पड़ता है, ठीक है, जिसमें से एक गलत रहता है और वही आंसर उसमें पूछ लिया गया है। अब बात करते हैं अपन सिलिकॉन की। सिलिकॉन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका एक क्वेश्चन सुना होगा कि भारत की सिलिकॉन वैली क्या है। इतना क्लियर है तो वो सभी लोगों को पता होगा और सभी लोग उसको कमेंट्स करके बताएंगे कि भारत की सिलिकॉन वैली
किसे कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ। अब अपन सिलिकॉन के बारे में डिस्कस करते हैं। जो अपनी प्रकृति नेचर है, नेचर में सिलिकॉन किस फॉर्म में पाया जाता है, सिलिकेट्स के फॉर्म में। ठीक है, अगर अपन बात करें जो सिलिकॉन है, अगर अपन नेचर की बात करें तो किस फॉर्म में पाया जाएगा, सिलिका और सिलिकेट, दो फॉर्म में अपन को अवेलेबल रहेगा, एक सिलिका और सिलिकेट्स। ठीक है, अगर अपन नेचर की बात करें, प्रकृति में किस फॉर्म में पाया जाता है सिलिकॉन, तो सिलिका और सिलिकेट्स फॉर्म में अवेलेबल रहता है। कहां पे, प्रकृति में पाया जाता है। इतना क्लियर हुआ। और अपने जो भूपर्वती है, ठीक है, भूपर्वती में भी बहुलता में पाया जाता है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और किसके बाद सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ऑक्सीजन के बाद। एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है एक बार कि ऑक्सीजन के बाद भूपर्वती पे सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सिलिकॉन पाया जाता है। इतना क्लियर हुआ। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है क्या, सिलिकॉन। इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इसके उपयोग की। सिलिकॉन के सबसे ज्यादा क्या है उपयोग से पूछे जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस में। जैसे कि अपन बात करें जो सिरेमिक कांच रहता है, सीमेंट रहती है, इसमें मुख्य अवयव के रूप में क्या उपस्थित रहता है, सिलिकॉन। इतना क्लियर हुआ। इसके उपयोग हैं, आप पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करते चलिए। सबसे पहला अगर उपयोग की बात करें तो सिरेमिक, कांच और सीमेंट में मुख्य अवयव में क्या ये अवेलेबल रहता है, सीमेंट हुआ, कांच हुआ और सिरेमिक में क्या अवेलेबल रहता है, सिलिकॉन मुख्य अवयव के रूप में उपस्थित रहता है। इतना इंपॉर्टेंट हुआ। सेकंड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर्स में पूछा गया है। जो कंप्यूटर की चिप्स रहती है, ठीक है, उसमें भी किसकी परत चढ़ाई जाती है, सिलिकॉन की। कंप्यूटर की जो चिप्स है उसमें भी किसकी परत चढ़ाई जाती है, सिलिकॉन की। इतना क्लियर हुआ। इसमें एक और क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं। कंप्यूटर की बात हुई है तो कंप्यूटर की जो क्रांति लेके आया था वो कौन लेके आया था, सभी लोग कमेंट्स करके जरूर बताएं। उसमें कंप्यूटर क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, या फिर किसके समय पे जो कंप्यूटर की क्रांति लाई गई थी। इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें सिलिकॉन में क्या है, अर्धचालक। अर्धचालक में भी किसका उपयोग होता है, सिलिकॉन का। इंग्लिश में बोले अर्धचालक को तो क्या बोला जाता है, ट्रांजिस्टर। ठीक है, हिंदी में अर्धचालक और इंग्लिश में बात करें तो ट्रांजिस्टर में भी किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इसके आगे और कहां पे इसका सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो पॉलीमर सिलिकॉन्स, जो पॉलीमर सिलिकॉन्स रहते हैं जो फाइबर्स के बने रहते हैं, उसमें भी किसका प्रयोग होगा, सिलिकॉन का। लिख लेते हैं अपन, सिलिकॉन पॉलीमर, क्लियर, या पॉलीमर सिलिकॉन्स। इतना क्लियर हुआ। सिलिका जेल, सिलिका जेल, इसमें भी किसका प्रयोग हो रहा है, सिलिकॉन का प्रयोग हो रहा है। ये क्या करता है, सिलिका जेल की अगर बात करें तो इसका काम क्या है, जो नमी है, ठीक है, जो नमी है उसको क्या करता है, सिलिका जेल सोखता है। इतना क्लियर होगा। अब अगर बात करें सौर सेल है, सौर सेल है, यहां पे लिख देता हूं, सौर सेल जो है उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। इतना क्लियर हुआ। ये सभी अपन ने क्या देखे, सिलिकॉन के बारे में पहले देखा कि नेचर में सिलिका और सिलिकेट्स के फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद अपन ने ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है भूपर्वती पे, और उसके उपयोग देखे कहां पे इसके उपयोग किए जाते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं सिलिकॉन के यौगिक की, कंपाउंड की, जो एक दो इंपॉर्टेंट है वही अपन पढ़ेंगे, इसके अलावा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हर जो एलिमेंट है, ठीक है, वो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है और हर मेटल, नॉन मेटल या हर एलिमेंट के साथ कुछ ना कुछ कंपाउंड्स उसके बनते ही हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपन सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो पहला यौगिक की बात करें तो सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड किसकी बात कर रहे हैं, सिलिकॉन कार्बाइड की बात कर रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड का फॉर्मूला क्या है, SiC। इतना क्लियर हुआ।
सिलिकॉन कार्बाइड का एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर्स में पूछा जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड को क्या बोला जाता है? कृत्रिम हीरा, आर्टिफिशियल डायमंड बोला जाता है। कृत्रिम हीरा या फिर आर्टिफिशियल डायमंड बोला जाता है किसको? सिलिकॉन कार्बाइड को। इतना क्लियर हुआ? यही बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, किसमें? सिलिकॉन कार्बाइड में। क्लियर? अब सेकंड अगर इसकी कंपाउंड की बात करें तो सिलिका। सेकंड अगर कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं इसको? सिलिका बोलते हैं। फॉर्मूला कभी आता है तो SiO2 सिलिका बोला जाता है। इतना क्लियर हुआ? जो अपना कांच और सीमेंट है दोनों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिका का निर्माण किया जाता है। किसमें? कांच और सीमेंट दोनों में। कांच और सीमेंट, कांच और सीमेंट दोनों में किसका उपयोग करते हैं? सिलिका का। और उसका अगर फॉर्मूला पूछता है तो SiO2। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं नेक्स्ट अगर कंपाउंड की तो सिलिकॉन्स, जो अभी अपन ने बात की थी पॉलीमर सिलिकॉन्स। तो सिलिकॉन्स का उपयोग कहां पे किया जाता है? जो अपने बहुलक रहते हैं पॉलीमर्स, उसको बनाने में सिलिकॉन्स का प्रयोग किया जाता है। जो पॉलीमर्स है उसके निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन्स का। इतना क्लियर हो गया? अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स भी आते हैं जिसमें किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। अगर उसमें बात करें, एक रहती है सीलित ग्रीस, एक क्या रहती है? सीलित ग्रीस। सीलित ग्रीस अगर इसको अपन इंग्लिश में देखें तो इसका नाम क्या आता है? सीलेंट ग्रीस। सीलेंट ग्रीस। अगर सीलित ग्रीस हिंदी में और इंग्लिश में क्या आता है? सीलेंट ग्रीस। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद अगर एक और टर्म्स आता है जिसको बोलते हैं विद्युत रोधी। ठीक है, विद्युत रोधी, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। इन सभी में किसका यूज करेंगे? सिलिकॉन का ही इन सभी में यूज किया जाता है। इतना क्लियर हुआ? विद्युत रोधी या फिर इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, इन सभी में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का यूज किया जाता है। इतना क्लियर हुआ? अब बात करते हैं जो घड़ी रहती है। क्लियर? अगर अपन घड़ी रहेंगे तो घड़ी और उसमें जो विद्युत पदार्थ है उसको बनाने में, ठीक है, घड़ी और विद्युत पदार्थ जो भी इलेक्ट्रिक जो भी पदार्थ बनाया जाता है उसमें भी किसका निर्माण किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। इतना क्लियर हो गया? एक और आता है कैल्शियम सिलिकेट। एक और क्या पूछा जाता है? कैल्शियम सिलिकेट पूछा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैल्शियम सिलिकेट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैल्शियम सिलिकेट, क्योंकि इसका नाम पूछा जाता है। कैल्शियम सिलिकेट किसे बोलते हैं? क्वार्ट्ज, जो देखा होगा क्वार्ट्ज। ठीक है, क्वार्ट्ज को ही नाम क्या बोला जाता है? कैल्शियम सिलिकेट बोला जाता है। डायरेक्ट पूछता है वो कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम बताइए, तो अपन को क्या बनाना है? कैल्शियम सिलिकेट बताना है। इतना क्लियर हुआ? किसका नाम है? क्वार्ट्ज का ही नाम है कैल्शियम सिलिकेट। यहां तक क्लियर होगा? अभी अपन ने सारी की सारी चीजें फॉस्फोरस के जितने भी अप्रूव थे और उसके कंपाउंड जो भी बनने थे, उपयोग थे, वो सारी चीजें डिस्कस की। सिलिकॉन के बारे में अपन ने सारी की सारी चीजें डिस्कस की जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। यहां तक क्लियर हुआ? अब आज का क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। और जो कंप्यूटर की बात हुई थी तो कंप्यूटर क्रांति किसके समय पे लाई गई थी, ये भी आप लोगों को बताना है। उसके बाद एक चीज और बताना है कि जो कंप्यूटर की चिप्स रहती है उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। ये 3 क्वेश्चन के जवाब देने हैं आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू।